जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम लिंग्विस्टिक की 4 ऐसी टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, 4 ऐसी डेफिनेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बार-बार आपके पेपर में पूछी जाती हैं और एमसीक्यूज़ भी बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये चारों की चारों टर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको लाज़मी याद रखना है, ठीक है? सबसे पहले आपको टर्म्स के बारे में बात बता देते हैं कि कौन-कौन सी जो टर्म्स हैं वो आज के इस वीडियो लेक्चर का हिस्सा होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनसेट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कोडा के बारे में और बाद में हम बात करेंगे राइम के बारे में। तो तरतीब के हिसाब से सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑनसेट को, ठीक है। ऑनसेट क्या होता है दोस्तों? जब भी हम कोई इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं, जब तक कोई वाउल साउंड ना आ जाए, उससे पहले पहले जितनी भी हमारी साउंड यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हों, तो इब्तदाई जो इनिशियल साउंड होंगी ना किसी वर्ड की जो कि कॉन्सोनेंट की हों, तो इन साउंड्स को हम ऑनसेट कहते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जैसे कि हम लिखें कैट या प्रोनाउंस करें कैट, तो इसमें जो का साउंड है जो सी से निकल रही है, इसको हम ऑनसेट कहेंगे, ठीक हो गया। और ज़रूरी नहीं है कि किसी हर एक इंग्लिश वर्ड में ऑनसेट हो, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखें इन, ऑन, ऑफ, तो इनमें हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। इसलिए इन अल्फाज में हमारे पास ऑनसेट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस की। दोस्तों, न्यूक्लियस के बगैर कोई भी इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं लिखा जाता, ना ही बोला जाता है। हर एक वर्ड में न्यूक्लियस लाजमी मौजूद होता है। आखिर ये न्यूक्लियस क्या है? दोस्तों, जब भी हम ऑनसेट के बाद या किसी भी वर्ड में जो हमारी वाउल साउंड होती है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। बाद दफ़ा ये कॉन्सोनेंट साउंड जो कि इनिशियल साउंड है जिसे हम ऑनसेट कहते हैं, उनके बाद बोली जाती है और बाद दफ़ा जो साउंड होती हैं वो हमारे न्यूक्लियस से ही यानी वाउल से ही शुरू होती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, अगर हम कैट की बात करें तो का साउंड के बाद जो हमारी ए साउंड है, तो ये वाली जो साउंड है इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी जो साउंड है ये न्यूक्लियस साउंड है। अब न्यूक्लियस से भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि या वर्ड हैं, इंग्लिश में बहुत सारे हैं जिनको हम बोल सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि ऑनसेट भी हो, जैसा कि ऑन, ऑफ, इन, ये सारे के सारे एक वाउल साउंड से इनका आगाज़ हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए न्यूक्लियस से भी बन रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हर एक वर्ड में न्यूक्लियस हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक में जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जिसे हम ऑनसेट कहते हैं, वो हो, ठीक है? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो अगली डेफिनेशन है, वो होती है कोडा। जो हमारा न्यूक्लियस साउंड है ना, उसके बाद आने वाली जो साउंड जो कि वाउल हो और वो वाली जो साउंड होती है, उसको हम कोडा बोलते हैं। जैसे कि कैट में का साउंड, ए साउंड और उसके बाद जो टा साउंड है कैट में, ये टा जो साउंड है ना, ये हमारी इसको हम कहते हैं कि ये कोडा है, ठीक है ना। ये वाली साउंड क्या कहलाएगी? कोडा। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको समझ आ गई होगी और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंग्लिश वर्ड में कोडा मौजूद हो। जैसे नो वर्ड है, नो में कोडा मौजूद नहीं है। गो एक वर्ब है, इसमें भी आगे कोडा मौजूद नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, न्यूक्लियस मौजूद है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं राइम के बारे में कि राइम आखिर क्या होता है। राइम हम बोलते हैं न्यूक्लियस प्लस कोडा के कॉम्बिनेशन को, यानी किसी एक वर्ड में अगर न्यूक्लियस भी है और कोडा भी है तो दोनों को हम राइम बोलेंगे। दोस्तों, लाजमी नहीं है कि ये राइम वाला सिस्टम भी हर एक वर्ड में मौजूद हो। जैसे गो में अब इसके बाद कोडा नहीं है, ओ के बाद यानी कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें हमारे पास राइम नहीं है। लेकिन अगर हम कैट वर्ड की बात करें, डॉग की बात करें, तो
इन साउंड में, इन वर्ड्स में हमारे पास जो है वो राइम मौजूद है। जैसे कि कैट में हमारे पास ए साउंड और टा साउंड का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम राइम बोलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।